दरोगा बनने के बाद बेटी अपनी माँ को मेला देखने के लिए बुलाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मेला देखने के लिए जाने लगती हैं और मेला देखने के लिए वो एक नदी को क्रॉस करने वाली थी। उस नदी को क्रॉस करने के लिए वह एक नाव में बैठती है और नाव एक व्यक्ति चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही माँ की नज़र उस नाव चलाने वाले व्यक्ति पर पड़ती है तो एकदम से थोड़ी देर के लिए वो हैरान सी हो जाती है और उस व्यक्ति की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। इसके बाद वह एकदम से कहने लगती है कि रोशन, अगर तुम जिंदा हो तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए थे। इसके बाद वह व्यक्ति कहने लगता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा नाम रोशन नहीं है, मेरा नाम राकेश है। इसके बाद जो बेटी होती है वह भी उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और थोड़ी देर देखने के बाद कह देती है कि पापा, आप रोशन ही हो और मैं आपको भली भांति पहचानती हूँ। लेकिन वह व्यक्ति फिर से मना करता और कहता है कि नहीं, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम राकेश है। कौन था रोशन और किस वजह से दोनों माँ बेटी उसको रोशन रोशन कहकर पुकार रही थी, क्या कहानी थी इसके पीछे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक उनकी लड़की है और कोई संतान उनके पास नहीं है। पिता का नाम रोशन है और उसकी पत्नी का नाम कमलेश है और बेटी का नाम कोमल है। बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। परिवार के अंदर आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इसी वजह से अक्सर परिवार के बीच में मतभेद हुआ करता है। कई बार रोशन और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाया करती है और इस लड़ाई को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि बेटी को वो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन परिवार को चलाना और साथ में बेटी के स्कूल की फीस भरना ये बहुत ही कठिन काम हो जाता है और इसी वजह से वो लोग आपस में लड़ते रहा करते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो इन सभी चीज़ों को पूरा कर रहे थे और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद रोशन अपने एक मित्र से बात करता है जो कि काफ़ी दूर एक दूसरे शहर में रहा करता था और वहाँ पर उसे काम के लिए पूछने लगता है, क्योंकि रोशन को ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वह अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा सके और इसी वजह से वह वहाँ जाना चाहता है। तो इसके बाद उसका मित्र उसे एक दिन बता देता है, कहता है कि इतने दिन बाद तू यहाँ पर आ जाना और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा काम लग जाएगा। उसके बाद रोशन एक ट्रेन की टिकट बुक करा देता है और वहां से वहां जाने की तैयारी करने लगता है। जैसे वो वहां से वहां जाने वाला होता है तो उसी दौरान उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई हो जाती है किसी छोटी सी बात को लेकर और उस लड़ाई की वजह से रोशन और उसकी पत्नी में कहासुनी होने लगती है। इसके बाद जो रोशन होता है वह कहने लगता है कि मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि इसके बाद मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूं। ऐसा कहकर वो जाने लगता है, लेकिन जो बेटी कोमल होती है वो एकदम से उसको रोक लेती है और कहती है कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो और बाहर जाते समय ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद उसका पिता अपनी बेटी को समझाता है और समझाते हुए वहां से गुस्सा होकर उस घर से चला जाता है। पिता चला गया था और माँ इस पर ज्यादा गौर नहीं देती है, क्योंकि अक्सर उनके बीच में इस तरह की लड़ाइयां हुआ करती थी और 2-3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाया करता था। रोशन वहां से उस ट्रेन में बैठ जाता है जिस ट्रेन का रिजर्वेशन उसने पहले ही करवा लिया था और उस ट्रेन में बैठकर सफर तय करने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन का एक भीषण हादसा हो जाता है। इस हादसे में लगभग 170 से 180 लोग ऊपर वाले के पास चले गए थे और जैसे ये खबर टीवी पर आती है तो यह खबर रोशन की पत्नी कमलेश भी देख लेती है। जैसे वो देखती है कि उस ट्रेन के साथ यह हादसा हो गया है जिस ट्रेन के अंदर उसका पति जा रहा था, तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि यहां से जाते समय रोशन उससे कुछ कहकर गया था और वो बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेती है और वहां से सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर यह हादसा हुआ था। वहां जाकर वह इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगती है। चारों तरफ लोगों में कौतूहल मचा हुआ था, सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। कोई दर्द से करा रहा था तो कोई अपने मृत परिजन के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। जाने कितनों के अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और वहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जो रोशन की पत्नी होती है वो इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगती है, लेकिन रोशन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। वो काफी देर तक ढूंढते हैं लेकिन रोशन उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। तो इसके बाद जो कमलेश होती है वो वहां के प्रशासन से मदद लेती है और उन्हें अपने पति के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर वो जिंदा है तो वो कहां है, अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडी कहां है। इसके बाद प्रशासन भी काफी ज्यादा ढूंढता है लेकिन रोशन का कोई भी अता पता वहां पर नहीं होता। थोड़ी देर बाद न्यूज में अनाउंसमेंट की जाती है कि जितने भी लोग इस हादसे में ऊपर वाले के पास चले गए हैं उनके परिवार वालों को 12-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। रोशन की पत्नी अपनी बेटी के साथ वहीं पर बैठी
बैठी रहती है और अपने पति को ढूंढती रहती है। वहां पर बैठे बैठे उसे 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन 4 दिन तक उसके पति का कोई भी अता पता नहीं होता है। इसके बाद वह वहां के प्रशासन से कहने लगती है कि मेरा पति कहां है, मुझे उसे ढूंढ कर ला दो। लेकिन पुलिस वाले उससे मना कर देते हैं और कह देते हैं कि आपका पति इस ट्रेन में था ही नहीं, अगर होता तो जरूर से हमें मिल जाता। ऐसा कहकर उन लोगों ने मना कर दिया था और कमलेश अपनी बेटी के साथ वहां से मायूस होकर वापस आ जाती है। वहां पर आने के बाद वह उसके उस दोस्त से पता करती है जिस दोस्त के पास उसने जाने के लिए कहा था। उससे पता करने पर उसे पता चलता है कि उसका पति उसी ट्रेन में था, क्योंकि उसने चलने से पहले अपने दोस्त को फोन करके बताया था कि मैं आ रहा हूं और मैं ट्रेन में बैठ गया हूं, कुछ देर बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंचा था। अब जैसे ही कमलेश ये बात सुनती है तो उसके बाद दोबारा से प्रशासन के पास जाती है और वहां पर जाकर प्रशासन से कहने लगती है कि मेरा पति भी इसी ट्रेन में था और मेरे ख्याल से वो भी ऊपर वाले के पास चला गया है, तो जो धनराशि आप लोग देना चाहते थे उस राशि को हमें दे दीजिए, हमारा थोड़ा सा टाइम व्यतीत हो जाएगा, क्योंकि अब पति तो रहे नहीं है, कम से कम हमारा गुजारा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन सरकार इस बात को मानने से मना कर देती है, क्योंकि उनको वहां पर उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी और इसी वजह से वो लोग उस पैसे को देने से मना कर देते हैं। इसके बाद जो कमलेश होती है वापस से अपने घर आ जाती है और घर आकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके पति का कोई भी अता पता नहीं था और अब तक उस बात को 7 से 8 दिन बीत गए थे। अब तक उसका पति ना तो आया था और ना ही उसके पति की कोई खबर आई थी। इन सभी चीजों को देखने के बाद कमलेश पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन फिर वो फैसला करती है कि वो मेहनत करके अपनी बेटी को पाल पोस कर पढ़ाएगी लिखाएगी और इसी के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करेगी। इसके बाद कमलेश मेहनत मजदूरी करने लगती है और अपनी बेटी कोमल को पढ़ाने लिखाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक दरोगा बन जाती है और सरकारी नौकरी में लग जाती है। जैसी बेटी दरोगा बनी थी तो उसके बाद वह अपनी माँ से काम करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसने देखा है कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उसे एक सरकारी नौकरी में लगा दिया है। वह कहती है कि माँ अब तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब इसके बाद मैं काम करूंगी और तुम आराम से बैठकर अपनी जिंदगी व्यतीत करो। बेटी अपनी माँ को अपने साथ ले जाया करती जहां पर भी उसकी ड्यूटी रहा करती और वहीं पर किराए का घर लेकर दोनों माँ बेटी एक साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। जहां पर कोमल की ड्यूटी थी वहीं पर थोड़ी ही दूर एक मेले का आयोजन होता है, तो उसके बाद वह अपनी माँ के मन को बटाने के लिए उससे कहने लगती है कि माँ क्यों ना मेला देखने चले। अब जैसे ही माँ मेले का नाम सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज से 11 साल पहले की उस बात को याद करती है जब उसका पति उसके साथ रहा करता था और वो तीनों जन एक मेले को देखने के लिए गए थे। उसका पति भले ही उससे लड़ाई किया करता था, लेकिन अच्छी तरह से उसका ख्याल रखा करता था और इसी बात को सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगती है। बेटी उसको चुप कराती है और कहती है कि माँ अब जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके पीछे बार बार परेशान होने से क्या फायदा है। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को मेले के लिए ले जाने लगती है और वहां से दोनों माँ बेटी उस मेले को देखने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी के दूसरी पार वो मेला लगा हुआ था जिस मेले को देखने के लिए दोनों माँ बेटी जा रही थी। उस नदी को क्रॉस करने के लिए उन्हें एक नाव से जाना था और नाव अभी दूसरी तरफ से इधर की तरफ आ रही थी। जैसे ही नाव वहां पर आती है तो दोनों माँ बेटी उस नाव में बैठ जाती हैं और नाव में बैठने के बाद नाव चलाने वाले व्यक्ति से नाव को चलाने के लिए कहने लगती हैं। इसके बाद नाव चलाने वाला व्यक्ति नाव चलाता रहता है, लेकिन जैसे ही कमलेश की नज़र उस नाव चलाने वाले व्यक्ति पर पड़ती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल उसे रोशन की तरह दिखाई दे रही थी, जो उसका पति था, जो उसे 11 साल पहले छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। उसके बाद वो उसकी तरफ गौर से देखने लगती है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद एकदम से उससे कहने लगती है कि रोशन, तुम रोशन ही हो ना। अब इस बात को सुनकर जो वह नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है वो अपने मुंह को छुपाने से लगता है और कहता है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम तो राकेश है और मैं बचपन से यहीं का पला बड़ा हूं और यहां पर रहकर नाव चलाकर अपना गुजारा किया करता हूं। लेकिन तभी जब उसकी माँ ऐसा कहती है तो बेटी भी उस नाव चलाने वाले व्यक्ति की तरफ गौर से देखने लगती है और थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद एकदम से कह देती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ही पापा हो, क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। लेकिन जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था वो कोमल से मना कर देता है, कहता है कि नहीं बेटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपका पापा कैसे हो सकता हूं, मैं तो यहीं पर रहा करता हूं और मेरी शादी भी नहीं हुई है। इस बात को सुनकर जो कोमल है वो उससे कहने लगती है कि देखो, अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो देख लेना, मैं यहीं की पुलिस वाली हूं और तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। अब जैसे ही नाव चलाने वाला व्यक्ति ये बात सुनता है कि वो लड़की पुलिस में लगी हुई है तो वो एकदम से कहने लगता है कि सच में बेटी कोमल, क्या तुम पुलिस में लग गई हो, और इससे एकदम से उसका भेद
भेद खुल जाता है, क्योंकि उसने अभी तक उसे अपना नाम नहीं बताया था और उसे उसका नाम कैसे पता है। तभी जो कोमल है उससे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे पिता नहीं हो तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। इसके बाद मजबूरन रोशन को बताना पड़ता है कि वो राकेश नहीं है, वो रोशन ही है और उनका पिता ही है। इसके बाद जो कमलेश वहां पर बैठी हुई थी, यह सब कुछ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो रोशन था वह अपनी पत्नी के पास आता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी रोते रोते उससे लड़ाई करने लगती है और लड़ाई करते हुए कहती है कि मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे क्यों दी है, क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे ही पता है कि हमने किस तरह से अपने समय को व्यतीत किया है। मैंने दूसरों के घरों में काम किया और काम धंधा करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम अगर हमारे साथ होते तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। आखिर क्या गलती थी मेरी? केवल यही तो थी ना कि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तुमसे जिद किया करती थी, लेकिन तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? ऐसा करके वो रोशन से शिकायत करने लगती है। तो जो रोशन है अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर वह भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी मजबूरी थी। तो वो कहने लगती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, तुम अपने उस दोस्त के पास भी नहीं गए और वापस से हमारे पास भी नहीं आए। तो वो कहने लगता है कि जा तो मैं दोस्त के ही पास रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक से ट्रेन के अंदर हादसा हो गया और उस हादसे से मैं जैसे तैसे करके बच गया। बचने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में जाता हूं और वहां पर अपनी मरहम पट्टी करवाता हूं। जब मैं मरहम पट्टी करवा रहा था तो उसी टाइम टीवी में न्यूज आ रही थी कि उस ट्रेन हादसे के अंदर जितने भी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनके परिवार वालों को 12-12 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं घर पर नहीं जाता हूं तो सरकार मुझे मृत घोषित कर देगी और उसके बाद मेरे परिवार को 12 लाख रुपए मिल जाएंगे और तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। इसी वजह से मैं वहां से यहां पर आ गया और यहां पर नाव चलाकर अपना गुजारा करने लगा। नाव चलाकर भी मैंने ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। मैं किसी ना किसी दिन तुम्हारे पास चुपके से आता और उन पैसों को तुम्हें देने वाला था, लेकिन तभी उसकी पत्नी बताती है कि सरकार ने उन्हें कोई भी पैसे नहीं दिए और जो कुछ भी उसने किया है उसकी वजह से उन्हें केवल कष्ट ही हुआ है, कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इस बात को सुनकर रोशन बड़ा ही हैरान होता है और वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। जब वह रोता है तो उसकी बेटी उसे शांत कराती है और कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, आखिर जो भी हुआ, लेकिन अब तो आप हमारे साथ हो ना, अब तो हमारे साथ ही आपको चलना पड़ेगा और हम लोग एक साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद रोशन अपनी बेटी की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। पूरा परिवार मेले में इधर उधर घूमता है और पहले टाइम की उन सभी बातों को याद करते हैं जिस टाइम पर वो पिछली बार मेला देखने के लिए आए थे, आज से लगभग 11 साल पहले। इसके बाद वो लोग मेला देखकर वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद रोशन अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तू नौकरी कर और मैं और तेरी माँ उसी गांव में रहेंगे जहां पर हम पहले रहा करते थे। इसके बाद उनकी बेटी भी उन्हें नहीं रोकती है, क्योंकि बेटी की सरकारी नौकरी थी और वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती थी। दोनों पति पत्नी वहां से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर वो पहले रहा करते थे और वहां पर आने के बाद जब अड़ोस पड़ोस वाले वो व्यक्ति जो रोशन को जाना पहचाना करते थे और अब तक उसको मरा हुआ समझ रहे थे, वो देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम इतने दिनों तक कहां थे अगर तुम जिंदा थे तो उसके बाद रोशन अपनी पूरी कहानी उन लोगों को बता देता है और कहता है कि मैं तो इस वजह से घर नहीं आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार को कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ लोग उसकी इस बात का मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ लोग इस बात की गहराई को समझने लगते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो गया ताकि उसका परिवार अच्छे से जिंदगी जी सके और उनका जीवन और भी बेहतर हो सके। एक दिन वह अपनी बेटी से बात करते हैं शादी कराने के लिए, तो उनकी बेटी भी शादी के लिए एग्री हो जाती है और कहने लगती है कि माँ बाबू जी अब आप दोनों हो तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है, आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए, उसी से मैं शादी कर लूंगी। इसके बाद रोशन और उसकी पत्नी अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और ढूंढने के बाद एक लड़का पसंद कर लेते हैं। जैसे वो अपनी बेटी को उसे पसंद करने के लिए कहते हैं तो बेटी उससे मिलने का आग्रह करने लगती है और एक बार उससे मिलकर उससे कह देती है कि देखो मेरे माता पिता की मैं इकलौती ही संतान हूं, तो शादी से पहले मेरी एक शर्त है, जब मेरे माता पिता पूरी तरह से बुजुर्ग हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगी। उसका जो पति था वह इस बात के लिए एग्री करता है और कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था और एक सरकारी टीचर था। वो कहता है कि तुम भी अच्छा कमाती हो, मैं भी अच्छा कमाता हूं, तो मैं अपने पैसों से अपने माता पिता की देखभाल कर लूंगा और तुम अपने पैसों से अपने माता पिता की देखभाल कर लेना। ऐसा कहकर वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद जब उसके माता पिता ज्यादा ही बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता की देखभाल खुद करने लगती है, उन्हें अपने पास में रखने लगती है। उसके पति को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वो कोमल के माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह देखभाल देने लगता है। जब कोमल के पति को यह बात पता चलती है कि उसके पिता पैसों के लिए लगभग 11 साल तक घर से दूर रहे थे और उसने किसी
को भी कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था, तो उन्हें इस बात की गहराई समझ में आती है कि परिवार के लिए कोई व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। इस बात को देखकर जो कोमल का पति होता है, उसकी नज़रों में कोमल के पिता रोशन की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक व्यक्ति 11 साल पहले गायब हो गया, लेकिन 11 साल बाद वो अचानक से मिल जाता है और उसके बाद वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।